बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पेशेंस बना के रखें, सब्र बना के रखें। वीडियो में थोड़ा सा वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि वीडियो आज बहुत ही नॉलेजेबल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आईपीसी की। कल एक दो दिन बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम बात करेंगे सीआरपीसी की। फिलहाल हम आईपीसी की बात कर लेते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। जो दंड दिया जाएगा वो किस धारा के आधार पर कैसे दिया जाएगा, अगर आप क्या अगर कुकर्म करते हैं या क्या आप गलत कार्य करते हैं, जिसके बेसिस पर आपको जो दंड दिया जाएगा वो सबका एक कह सकते हैं कि एक बुक बनाई गई है, एक ड्राफ्ट बनाया गया है, एक प्रारूप बनाया गया है, जो कि वो प्रारूप पता है आपको, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनेई में भी चलता है। ठीक है, और फिलहाल हम बात कर लेते हैं प्रारूप। ये ड्राफ्ट बनाया किसने? लॉर्ड मैकाले ने 1860 में, और इसको 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और भाई देखो पूरे भारत में लागू था, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर का पता ही था, जम्मू कश्मीर का थोड़ा अलग सीन चलता था। तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ ये 23 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है 23 अध्याय में 511 धाराएं होती हैं। 511 धाराएं तो मैं भी नहीं आपको कराने का है, कोई भी नहीं कराने का, और आप भी क्या फायदा है करके। आपको मैन धाराएं करनी है, जो मैन होती हैं, जिनकी आपको एक नॉर्मल कह सकते हैं सामान्य जीवन में आपको जरूरत पड़ती रहती है। यहाँ पे कोई केस हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने मेरा बलात्कार किया तो मेरे पे ये वाली धारा लग रही है, मैंने अगर ठगी किया तो मुझ पर ये धारा लग रही है। मैंने मीन्स इन सेंस अगर किसी ने किया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं धाराओं की। अभी फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं धारा 82। धारा 82 क्या होती है भाई? कोई भी अपराध, अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा बच्चा है ना, वो कोई भी अपराध कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 82 कहती है कोई भी बात अपराध नहीं है अगर 7 वर्ष से कम का बच्चा है। ठीक है, ये एक धारा है 82 जिसमें कहा गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं अगर 7 वर्ष से कम का बच्चा है। वहीं अगर धारा 83 क्या कहती है? कोई बात अपराध नहीं है अगर बच्चा 7 से 12 वर्ष का है। अब कहोगे सर इनमें फर्क क्या हुआ? भाई एक तो 7 वर्ष से छोटा बच्चा, एक 7 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच है, कोई सी की बात अपराध नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन एक दी हुई है धारा 83 में, अगर वह बच्चा सक्षम नहीं है। मीना कैसे तो कोई भी 12 साल के बच्चे को अपने बंदूक पकड़ा देगा 11 साल के को कि उसको गोली मार दे, लेकिन अगर बच्चा उस तरह की उसके बच्चे के अंदर सक्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है तो उस पर केस चलेगा। वरना अगर धारा 13 अगर वो सक्षम नहीं है, भाई उस चीज में सक्षम नहीं है, हमने जो उस पर आरोप लगाया, तो उस पर कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा अगर 7 वर्ष से 12 वर्ष का बच्चा है। वहीं अगर धारा 84 की बात कर ले तो कोई भी बात अपराध नहीं है अगर अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सामर्थ्य नहीं है। मान लो सपोज करो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, किसी आदमी के दोनों टांगे नहीं है और उसने कहा कि भाई इसने ना उछल के मुंह पे लात मारी हमारे, है ना, तो जब सक्षम ही नहीं है बेचारा वो, तो उस पर कोई अपराध नहीं है। अगर वो सक्षम है तो उस पर केस चलेगा। ठीक है, धारा 96 कोई भी अपराध कृत्य नहीं है अगर निजी प्रतिरक्षा के लिए किया जाए। जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं फिलहाल ये धाराएं, ये मैं वो बता रहा हूं जो अपराध आप पे लगते नहीं है, जो पुलिस केस वगैरह आप पे नहीं लगेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी धारा 96 में कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा अगर निजी प्रतिरक्षा के लिए किया गया है। भाई आपको कोई सपोज करो आपकी नाड़ घोट ली, तो आप उसको धक्का मार दिया, उसको चोट लग गई, तो उस पर आप केस, वो आपका ही तो अभी तो केस करोगे क्योंकि पहला हमला उसने किया, तो आपने क्या किया? अपनी निजी रक्षा की है। ठीक है, तो अगर निजी प्रतिरक्षा के लिए आपने कोई कार्य किया है तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 97 किसी भी व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, भाई कोई भी व्यक्ति है डजेंट मैटर, वो अपनी और किसी दूसरे व्यक्ति की भी शरीर से कोई मान लो लड़ाई विड़ाई हो रही है उसकी बीच बचाव करवा सकता है, शरीर व संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। धारा 97। ठीक है, जैसे बहुत से कह देते हैं ना लड़ाई बज रही है, तीसरा बंदा बीच में बढ़ गया छुटाने को, भाई तू कौन है, तू कौन डीसी बन रहा है वगैरह वगैरह, तो भाई उसको धारा 97 के तहत अधिकार है कि भाई वो अपनी व अन्य व्यक्ति की संपत्ति तथा शरीर की सुरक्षा का उसको अधिकार है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं धारा 100। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को निजी सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। भाई कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, लाइक मुझे किसी ने धमकी दी, किसी कुत्ते बिल्ले ने, ठीक है, कि भाई उसे मार देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे मेरे भाई, तो अगर आप धारा ये लगती है आप पे धारा 100, अगर आप ऐसी कंडीशन मेरे साथ होती है और मैं कोई प्रूफ देता हूं कि भाई मुझे मारने की धमकी दी गई थी, तो मैं उसकी मृत्यु भी कर सकता हूं। यानी कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को निजी सुरक्षा के आधार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु तक पारित करने का या कारित करने का अधिकार है धारा 100 के अंतर्गत। अगर लेकिन उसके लिए मुझे क्या, ऐसे तो मैं किसी को मार दूंगा नहीं भाई, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि इस बंदे ने मुझे धमकी दी, इस बंदे ने मुझ पर हमला करवाया, मारने की मुझे कोशिश की गई है, तो अगर मैं वो केस करता हूं तो मेरे धारा 100 के अंतर्गत मैं उसको
क्या कर सकता हूं, मुझे मारने तक का भी अधिकार है। वहीं धारा 102 की बात कर लेते हैं, शरीर के निजी प्रतिरक्षण शुरू हो जाता है। भाई जब अब अपराध कैसे माना जाएगा, भाई देखो सपोज करो मुझे किसी ने धमकी दी, ठीक है, तो मुझे अपराध की आशंका है, ठीक है, और मेरे अंदर घबराहट हो रही है, मैं शरीर से घबरा रहा हूं कि भाई मुझे मार दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, धारा 102 कह रहा है शरीर के निजी प्रतिरक्षण शुरू हो जाता है, यानी शरीर का जो अपना प्रतिरक्षण, जो अपनी रक्षा के लिए शुरू हो जाता है जब अपराध की आशंका या धमकी देने से शरीर संकट महसूस करे, यानी संकट लग रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा हो भाई, अगर उसने मुझे धमकी दी, सपोज करो किसी कुत्ते बिल्ले ने, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई हाँ मुझे मार देगा, मुझे संकट अगर महसूस हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहती है, वो धारा 102 क्या कहती है कि भाई तुम्हें ना अपने शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार है, शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार है, यानी कि आपको मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है अगर आपके पास प्रूफ है, ठीक है, अगर वास्तव में आपको कोई धमकी देता है। तो कुत्ते बिल्ले धमकी ध्यान से दें सबसे पहली बात तो। उसके बाद धारा 103, रात में घर में अगर लूटपाट हो रही है आपकी, ठीक है, रात में आपके घर में कोई चोरी चकारी होगी, चोरी सेंध मार ली किसी ने, लूटपाट कर ली, आगजनी कर ली, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। यानी उस अगले आत्मरक्षा करने का मतलब क्या हुआ, आत्मरक्षा करने का मतलब खुद की रक्षा करना। खुद की रक्षा कैसे करोगे, ऐसा भी छिपके कमरे में नहीं बैठोगे आप, उस पर हमला कर सकते हो आप, ठीक है, तो आप पे कोई केस नहीं बनेगा, उस पे केस बनेगा। वहीं हम धारा 107 की बात कर ले, उकसाने द्वारा साक्ष्य सहायता व षड्यंत्र में शामिल होने पर भी अपराध माना जाएगा। भाई आपको उकसा दिया गया, भाई तू ऐसा कर, तू मार गोली, हम तेरे पीछे खड़े हैं, या फिर तू भाई ले मेरा हथियार ले जा और तू मारिया, या फिर कोई षड्यंत्र रचा, भाई ऐसे ऐसे करके उसे वहां मारेंगे, इस तरीके के अगर कोई केस होते हैं, अपराध होते हैं, तो उस पर धारा 107 लगती है। तो धारा आगे की पढ़ लेते हैं फिलहाल। हम बात कर लेते हैं धारा 140 की। धारा 140 में भाइयों क्या है पता क्या है, किसी भी व्यक्ति, वायु सैनिक हो चाहे नौ सैनिक हो चाहे नॉर्मल सैनिक हो, अगर कोई उसकी वर्दी पहन लेते हैं ना, वर्दी पहनता है अथवा टोकन का यूज करता है, जो उसके टोकन नंबर होता है उसका यूज करता है, तो उसे भाई 3 माह तक की जेल होगी और 500 रुपए उस पर जुर्माना होगा, ठीक है। वहीं धारा 144 की बात कर ले, देखो धारा 143 मैंने कल पढ़ाई थी, विधि विरुद्ध जो जमाव करते हैं, ठीक है, जहां इकट्ठा हो जाते हैं, बीड़ी इकट्ठा होती है, तो आईपीसी की धारा 143 का उग्र रूप है। इसमें अगर आप किसी बल का प्रयोग करके या कोई हथियार वगैरह का प्रयोग करके शांति को भंग करना चाहते हैं, तो आप पे धारा 144 लगती है, जिसमें कि आपको 2 वर्ष तक की कैद व जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 153 कै के बारे में अगर हम बात कर लें, इसके अंतर्गत आप धर्म, मूलवंश, जाति, इन सब चीजों मुद्दों को लेके ना आप उनमें शत्रुता पैदा करते हो अगर किन्हीं के बीच, तो ये आप पे धारा 153 क्या लगती है, जिसमें दंड का प्रावधान है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा राजनीति में होता है कि भाई ये फलानी जाति है, फलानी जाति है, फलाना धर्म है, वगैरह वगैरह, अगर इस तरीके से आप उनमें शत्रुता पैदा कर रहे हैं ना, शत्रुता बढ़ाने, तो आप पे दंड का प्रावधान है धारा 153 कै के अनुसार। वहीं धारा 171 ख में क्या है, निर्वाचन में रिश्वत संबंध उपबंध है, यानी रिश्वत अगर वगैरह लेते हैं तो उसके बारे में इसमें धारा 171 ख में बताया गया है। 171 का आने खाली एक भाग है इसका, इसमें बताया गया है रिश्वत के लिए दंड का उपबंध है। भाई अगर आप रिश्वत लेते हैं और आपको मतलब पकड़े जाते हैं तो ही रिश्वत लेते हैं, वरना लेते तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें 1 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। वहीं हम बात कर ले धारा 232 की, तो भारतीय सिक्के का कूटकरण का दंडनीय अपराध है, यानी भारत के जो मतलब सिक्के होते हैं ना, उनमें लाइक आपने कोई शेप चेंज करने की कोशिश करी, उन्हें लोहे से पीटा वगैरह, मतलब कुछ भी उनमें चेंजेस करने की कोशिश की, तो वो आपका एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। वहीं धारा 255 के अनुसार अगर यही काम आपने सरकारी स्टाम्प के कूटकरण करा, कोई सरकारी स्टाम्प है उसमें कोई छेड़खानी करी, यानी किसी तरीके का अपना माइंड लगाया ना, और आप पकड़े जाते हैं, तो सरकारी स्टाम्प के कूटकरण में धारा 255 आप पे लगती है। धारा 264 में क्या है, तोलने के लिए खोटे उपकरण, जैसे बहुत से दुकानदार होते हैं लाइक उनके पास बाट होते हैं, तो उनमें वेट का सिस्टम रखते हैं, वो किसी का कम किसी का फालतू वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या होता है, अगर तोलने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो 1 वर्ष की सजा होगी या जुर्माना होगा, अथवा दोनों चीज उस पर लागू होंगी, जुर्माना भी लगेगा और 1 साल की जेल भी होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई धारा 295 की। धारा 295 में क्या है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करना। अब भाई कोई धर्म है, अगर आप उसका अपमान करते हैं, उस पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी वगैरह करते हैं, तो धारा 295 के तहत पर कार्रवाई होगी। वहीं धारा 296 में अगर कोई धार्मिक जमाव हो रहा है
किसी भी धर्म का कोई जमाव हो रहा है, लाइक कोई जागरण या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, और उसमें आप विघ्न डालते हैं तो आप पे धारा 296 के तहत कार्रवाई होगी। वहीं आपराधिक मानव वध अगर आप करते हैं तो धारा 299 के तहत आप पर कार्रवाई होगी। और दहेज मृत्यु आप सभी को पता होगा, धारा 304 के ख में दहेज मृत्यु का दंड का प्रावधान दिया गया है कि इसमें कम से कम 7 वर्ष की और मैक्सिमम जीवन भर आपको, आजीवन आपको जेल हो सकती है दहेज मृत्यु में, ठीक है। वहीं दहेज मृत्यु के बारे में बता दें, दहेज मृत्यु का जो ये रूल्स होता है 7 वर्ष तक फॉलो होता है। मीन अगर 7 वर्ष के बाद किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो उस पर दहेज केस नहीं लगता। 7 वर्ष के अंतर्गत अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज केस लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं धारा 305 की बात कर लें, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का अगर आप दुष्प्रेषण करते हैं तो आपको मृत्युदंड या 10 वर्ष का कारावास मिलेगा, ठीक है। वहीं धारा 307 की बात कर लें, आपने हत्या करने का प्रयास किया, ये बात सिद्ध होगी कि आपने हत्या करने का प्रयास किया तो आपको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं धारा 326 क्या क्या कहता है कि अगर आप किसी पे तेजाब फेंकते हैं या कोई केमिकल या कोई रासायनिक पदार्थ खिला के उसके किसी न किसी बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं तो आप पे क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। आपको क्या होगा, इस केस में आपको 10 वर्ष की सजा होगी। वहीं धारा 494 कहता है भाई पति पत्नी के जीवन काल में, यदि पति और पत्नी की शादी मतलब जीवन काल चल रहा है, डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, और उस जीवन काल में पति या पत्नी कोई दूसरी शादी कर लेते हैं या पति कोई दूसरी शादी भी कर लेता है, ठीक है, जीवन काल में, तो उस पे क्या होगा, 7 वर्ष का उसे क्या होगा, कारावास। 7 वर्ष का क्या होगा, कारावास। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें छूट का अगर मैं बता देता हूँ, इसमें होता है देखो, या तो डिवोर्स हो गया हो पति पत्नी का तो पति दूसरी शादी कर सकता है, या फिर पति पत्नी एक रिकॉर्ड के माध्यम से कम 2 से 3 साल तक अलग रहते हैं तो। वरना अगर सपोज करो किसी आदमी ने अपनी पत्नी के होते हुए शादी कर ली दूसरी और उसकी पहली पत्नी को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी उसी की होगी, ठीक है। वहीं धारा 498 की बात कर लें, 498 के क्या की कि किसी स्त्री या पति या पत्नी मतलब कोई स्त्री है उसके पति, ठीक है, या पति के नातेदार जो होते हैं मतलब रिलेटिव होते हैं, उनके द्वारा अगर उस पर कोई क्रूरता की जाती है, कोई उस पर मान लो कमेंट्स पास कर रहे हैं उल्टा सुल्टा, मतलब एक तरीके से तंग करते हैं, तो उन पर भी केस चलेगा धारा 498 क्या के तहत। तो देख लेते हैं कुछ बाकी धाराएं बची हुई हैं। हम बात कर लेते हैं धारा 499। धारा 499 इसमें क्या है, मानहानि को परिभाषित किया गया है। भाई आप किसी की मानहानि कर देते हैं तो उसमें आपको धारा 499 के तहत होगा। इसमें 10 अपवादों का वर्णन किया गया है और हमारे मैंने बताया था 23 अध्याय हैं, वह कितनी 511 धाराएं हैं, ठीक है। तो अब हमारी 511वीं धाराएं अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या है, आपराधिक प्रेरण करने के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो मैंने धारा 511 बता दी। धारा 1 क्या थी, संहिता के नाम में उसके प्रवर्तन का विस्तार किया गया है। भाइयों आईपीसी का इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे सीआरपीसी, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद।